हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। हमारी टीए रूल की सीरीज चल रही है जिसमें हमने कई लेक्चर पढ़ लिए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसे देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेल माइलेज के बारे में पढ़ा था, माइलेज अलाउंस के बारे में पढ़ा था और रेल माइलेज के बारे में पढ़ा था कि अगर बाय रेल जर्नी की जाएगी तो क्या मिलेगा। ठीक है, पूछे आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अगर बाई सी कोई जर्नी कर रहा है या रिवर के थ्रू जर्नी कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा। बाय रोड अगर वो जर्नी कर रहा है तो रोड माइलेज के तौर पे क्या मिलेगा, या बाय एयर जर्नी कर रहा है तो उसे एयर माइलेज के तौर पे क्या मिलता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जर्नी के डिफरेंट डिफरेंट जो मोड थे हमने बाय रेल पढ़ लिया। आज हम कोशिश करेंगे कि बाय सी रूट, रोड रूट एंड एयर रूट ये तीनों देख लें कि हमारी इंटाइटलमेंट क्या है और उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माइलेज अलाउंस फॉर जर्नी बाय सी और बाय रिवर स्टीमर। ठीक है, एक चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई दो प्लेस है ए और बी, ये दोनों अगर सी से कनेक्टेड हैं या रिवर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मान लीजिए ये या तो सी है या रिवर, और ये जर्नी अगर स्टीमर के द्वारा की जा रही है या वेसल के द्वारा, जो पानी के जहाज होते हैं इनके द्वारा अगर की जा रही है, तब उसको जर्नी बाय सी माना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई दो पॉइंट है ए और बी, वो सी या रिवर से कनेक्टेड हैं अगर, और उनकी जर्नी स्टीमर या वेसल से की जा रही है तो इसे जर्नी बाय सी माना जाएगा और सी की जो इंटाइटलमेंट है उस हिसाब से उनको रिइंबर्समेंट किया जाएगा। आगे हम जर्नी बाय रोड में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए ए और बी हैं जो सी या रिवर से कनेक्टेड हैं लेकिन जर्नी स्टीमर या वेसल से नहीं, किसी अदर व्हीकल से की जा रही है। ठीक है, अदर व्हीकल में क्या हो सकता है, स्टीम व्हीकल हो सकता है, स्टीम से चलने वाले। ठीक है, बोट हो सकता है मान लीजिए। कहने का मतलब वो स्टीमर या वेसल से नहीं, किसी दूसरे पानी के एक तरीके से ट्रांसपोर्ट से अगर वो जा रहे हैं तो उसे जर्नी बाय रोड कहा जाता है। ठीक है, दोनों में फर्क समझना जरूरी है कि कोई सी या रिवर है, अगर वो जर्नी स्टीमर या वेसल से की जा रही है तब उसे सी जर्नी कहा जाता है और सी की इंटाइटलमेंट के हिसाब से उन्हें रिइंबर्स किया जाएगा। लेकिन अगर कोई जो है कि पॉइंट है वो सी या रिवर का पॉइंट है लेकिन अदर देन स्टीमर या वेसल से अगर जर्नी की जा रही है तो उसको क्या है कि रोड जर्नी माना जाता है, रोड के हिसाब से उनको रोड माइलेज दिया जाता है। यही ए और बी का पॉइंट सी या रिवर के अलावा किसी नहर से जुड़ा है, मान लीजिए कैनाल से। ठीक है, तो कैनाल में जिस जिस चीज से भी जर्नी करेंगे ये पूरा का पूरा रोड जर्नी माना जाता है, सी जर्नी नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नी बाय सी का मतलब क्या होता है। कोई दो प्लेसेज हैं वो सी या रिवर से कनेक्टेड हैं और उसमें अगर स्टीमर या किसी वेसल से, वाटर वेसल से अगर जर्नी की जा रही है तो उसे जर्नी बाय सी बोला जाएगा। ठीक है, बाकी अभी हम रोड जर्नी देखेंगे तो वहां पे हम इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे जो इंटाइटलमेंट है ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा अदर प्लेसेस के लिए अलग है इंटाइटलमेंट, और बिटवीन मेन आइलैंड एंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए अलग इंटाइटलमेंट है। वजह यह है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में केवल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही शिप ऑपरेट किए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बहुत अभी रिस्ट्रिक्शन बनाए हुए हैं, इसीलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ही शिप केवल यहाँ ऑपरेट करते हैं, तो इसके लिए अलग गाइडलाइन बनाई गई है। देखते हैं कि क्या है इंटाइटलमेंट। देखिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ के बाकी जगह पे क्या है कि लेवल 9 एंड एबव के लिए हाईएस्ट जो क्लास है
मतलब जो भी शिप ऑपरेट हो रही है, मतलब कि स्टीमर है, शिप है, कुछ भी है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट क्लास है उसके लिए लेवल 9 एंड अबव के एम्प्लॉय जो है कि इंटाइटल्ड होते हैं। लेवल 6 टू 8 को लेकर के बोला गया है कि अगर उसमें 2 क्लासेज हैं उस शिप में, तो जो लोअर क्लास है उसके लिए इंटाइटल हो जाएंगे ये। ठीक है। लेवल 4 और 5 के लिए बोला गया है कि अगर उस पूरे शिप में या स्टीमर में 2 क्लास है तो लोअर क्लास, अगर 3 क्लास की सर्विस है तो मिडिल क्लास, और 4 है तो थर्ड क्लास। ठीक है, ये लेवल 4 और 5 के लिए इंटाइटलमेंट है, और लेवल 3 एंड बेलो की लोवेस्ट जो इंटाइटल क्लास है वो इनकी इंटाइटलमेंट है। तो इनको हल्का सा आप दिमाग में रखिएगा, कई बार इनसे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा बाकी प्लेसेस के लिए है। और मेनलैंड से लेकर के अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में लेवल 9 एंड एबव का डिलक्स क्लास जो है कि इंटाइटलमेंट है। यही जो हाईएस्ट क्लास था, इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डिलक्स क्लास प्रोवाइड किया जाता है। लेवल 6 एंड 8 जो यहाँ पे था कि 2 क्लास में अगर 2 क्लास की सर्विस है तो लोअर क्लास, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास या ए केबिन क्लास इनको अलाउड है। लेवल 4 एंड 5 को सेकंड क्लास या बी केबिन क्लास अलाउड है, और लेवल 3 एंड बेलो को बंक क्लास, जो एक तरीके से सबसे लोवेस्ट क्लास होती है, वो अलाउड होता है। ठीक है, तो हल्का सा इस पे नजर जरूर रखिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि टीए रूल में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो उसकी इंटाइटलमेंट से हायर क्लास में भी ट्रेवल करने की परमिशन दे सकता है। ये चीज हमने कई बार पढ़ लिया है। ठीक है, ये चीज। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए सी रूट से रिगार्डिंग। पहला, टिकट की बुकिंग, जो सी का जो पासेज है, टिकट से बुकिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा, मतलब वहां मान लीजिए अपने घर से वहां टिकट बुकिंग के लिए बुकिंग सेंटर पे जाने आने का जो खर्चा है, ये सब गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी। ठीक है, ये एम्प्लॉय को खुद बियर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, केवल सी फेयर का एक तरीके से फेयर का पैसा देगी, लेकिन उस टिकट की बुकिंग का पैसा नहीं देंगी। मतलब बुकिंग में जो एक तरीके से खर्च हो रहे हैं उसका पैसा नहीं देगी। ये किसी में भी नहीं मिलता। जो है कि चाहे बाय एयर टिकट करो, रेल करो, बस करो, कोई भी करो, टिकट बुकिंग करने के लिए आपके जो एक्सपेंडिचर लगे हैं, उस वहां आने जाने का खर्चा, ये सारी चीजें ये गवर्नमेंट बियर नहीं करती है, गवर्नमेंट फेयर बियर करती है। तो यही बोला गया है कि कोई भी सी पास की टिकट जो है, बुकिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा बियर किया जाएगा, इसका रिइंबर्समेंट नहीं होगा। ठीक है, अगली बात ये बोली गई कैंसिलेशन चार्ज के बारे में। देखिए, चाहे जर्नी बाय रोड हो, चाहे रेल हो, बाय एयर हो, बाय सी हो, कैसी भी ऑफिशियल जर्नी हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में टिकट कैंसिल हुआ है तो ऐसे केस में कैंसिलेशन चार्ज मिलता है। कैंसिलेशन चार्ज जो होता है वो रिम्बर्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपना प्लस अपनी फैमिली मेंबर दोनों का टिकट कर रखा था, पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के टूर को कैंसिल कर दिया गया, तो उसको अपना भी कैंसिलेशन चार्ज मिलता है और फैमिली मेंबर का भी कैंसिलेशन चार्ज मिलता है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो जहां पर भी होगा कैंसिलेशन चार्ज का वही है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कैंसिल किया गया है तो कैंसिलेशन चार्ज अलाउड है। उसने खुद वो बीमार हो गया, किसी वजह से अपनी टिकट को खुद कैंसिल किया, तो ऐसे केस में अलाउड नहीं है। और ट्रेवल एक्सपेंसेस से ही जिस हेड से फेयर का पैसा रिम्बर्स किया जाता है, उसी हेड से कैंसिलेशन चार्ज भी रिम्बर्स किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज। अब सवाल ये है कि ये माइलेज अलाउंस का रेट क्या होगा। ठीक है, देखिए, सिंगल फेयर ऑफ द क्लास ऑफ एकोमोडेशन, इंटाइटल क्लास में जो सिंगल पर्सन का जो फेयर होगा, वही फेयर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिम्बर्स किया जाएगा। उसकी इंटाइटल क्लास का जो भी सिंगल पर्सन का जो फेयर होगा वो उसको रिम्बर्स किया जाएगा। ठीक है, जो स्टीमर वगैरह चलते हैं, शिप वगैरह चलते हैं, ये 2 तरह के फेयर चलाते हैं, एक इंक्लूसिव ऑफ डाइट, एक एक्सक्लूसिव ऑफ डाइट। गवर्नमेंट जो फेयर हमें रिम्बर्स करती है वो एक्सक्लूसिव ऑफ डाइट रिम्बर्स करती है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ डाइट वाला नहीं, क्योंकि डाइट का पैसा तो वो ऑलरेडी डेली अलाउंस में कवर कर चुकी।
तो अगर वो यहां पर भी डाइट का अगर पैसा देगी तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कभी देखेंगे शिप या स्टीमर वगैरह के जो फेयर होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे फेयर प्लस फूड प्लस मतलब कि म्यूजिक, तमाम चीजें होती हैं जो ये सारी चीजें जोड़ के वो लेते हैं। तो उसमें से जो केवल फेयर का कंपोनेंट होता है वो रिम्बर्स होता है, बाकी चीजें रिम्बर्स नहीं होती। ठीक है, पूरा डिटेल दिया होता है उस टिकट पर। तो वही है कि अगर स्टीमर कंपनी ने दो फेयर जो है कि वो कर रखे हैं, एक इंक्लूसिव ऑफ डाइट और एक एक्सक्लूसिव ऑफ डाइट, तो एक्सक्लूसिव ऑफ डाइट वाला उसको रिम्बर्स होगा। ठीक है, ये चीज अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी गवर्नमेंट व्हीकल से अगर जा रहा है, वेसल से जा रहा है, मतलब कोई सरकारी शिप से जा रहा है, तो ऐसे केस में माइलेज अलाउंस कैलकुलेट नहीं किया जाता, मतलब डिस्टेंस के आधार पर उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। जो भी उस सरकारी वेसल ने चार्ज किया होगा वो उसको रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम रेल में भी देखते हैं। रेल में जो फेयर रेलवे ने हमसे चार्ज कर लिया वही हमें रिम्बर्स हो जाता है, इसका डिस्टेंस के आधार पर कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यही बोला गया कि अगर वो गवर्नमेंट वेसल में गया तो ऐसे केस में कोई भी माइलेज अलाउंस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, जो भी चार्ज किया है उस गवर्नमेंट वेसल ने वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज और है कि अगर कोई रिवर है या आर्म ऑफ द सी है, मतलब मान लीजिए कि कोई प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये जो है सी से कनेक्टेड है या रिवर से कनेक्टेड है, सी या रिवर से कनेक्टेड। यहां जाने के दो तरीके हैं, एक तो हो सकता है कि रेल ब्रिज बना हो, बाय रेल भी जा रहे हो, ऐसे कई जगह हैं जो रिवर या सी के बहुत बड़ा आर्क है वो रेल ब्रिज से कनेक्टेड है। और एक दूसरा तरीका तो यही है कि इसी सी या रिवर से आप स्टीमर वगैरह से जा रहे हो। तो यही ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी रिवर या आर्म ऑफ द सी का जर्नी अगर रेल के द्वारा किया जा रहा है तो सेपरेट जो है कि उसको सी माइलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फेयर जो है रेलवे ने अपने में खुद ही काउंट कर रखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जर्नी जो है किसी स्टीमर या शिप से किया जा रहा है, ठीक है, तभी उसको सी माइलेज दिया जाएगा। ठीक है, दोनों को समझिए, यहां जाने के दो रूट हैं, एक तो सी रूट है और एक क्या है, इसी पे रेलवे का ओवरब्रिज बना हुआ है, रेल रूट भी है। तो अगर आप बाय रेल जा रहे हो तो रेलवे इस रूट का भी पैसा अपने फेयर में इंक्लूड किए रहता है। तो ऐसे केस में इस सी जर्नी के लिए सेपरेटली आप सी माइलेज क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेल फेयर में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। लेकिन मान लीजिए आप स्टेशन ए पे आए, यहीं पे उतर गए और बोले कि नहीं, ए से बी तक मैं जो है कि बाय सी रूट जाऊंगा, तो आप सी रूट जाओगे स्टीमर से या शिप से, तो आपको उस समय सी रूट का जो है कि आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको सी माइलेज दे दिया जाए। यही बात ये बोल रहा है। ठीक है, कि जो एबव रूल है, मतलब अभी जो हमने पढ़ा, अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु क्रॉस रिवर बाय स्टीमर इन द कोर्स ऑफ जर्नी if crossing a river during railway journey and charges included in railway fare, crossing is treated as part of rail journey। ठीक है, ये चीज तो ये था जर्नी बाई एक तरीके से सी। अब हम पढ़ेंगे जर्नी बाई रोड। ठीक है, कि हम जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रोड जर्नी करता है तो उसकी क्या इंटाइटलमेंट होती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ट्रेवलिंग बाय रोड इंक्लूड्स, क्या क्या इसकी डिफिनीशन में शामिल होता है। एक तो वो रहेगा ही, बाय रोड अगर हम जर्नी करें ये तो रहेगा ही, बाकी जैसा कि मैंने बताया, ट्रेवलिंग बाय सी और रिवर इन ए स्टीम लॉन्च, मैंने बोला था ना कि अगर स्टीमर या किसी वेसल या शिप से जर्नी कर रहे हो आप तो उसको सी जर्नी माना जाता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ स्टीम लॉन्च से, जो भाप से चलने वाली वो चीजें होती है, तो उसको रोड जर्नी माना जाता है और रोड जर्नी के हिसाब से रोड माइलेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सी और रिवर में ही वो जर्नी कर रहा है, लेकिन स्टीम लॉन्च से कर रहा है, स्टीमर वेसल या शिप से नहीं कर रहा है, तो ऐसे
जर्नी को सी जर्नी ना मानते हुए रोड जर्नी माना जाता है। एनी वेसल अदर देन ए स्टीमर, स्टीमर के अलावा किसी भी वेसल से अगर वो जर्नी कर रहा है तो उसे रोड जर्नी माना जाएगा। स्टीमर की डिफिनेशन में वेसल या शिप जो है कि इंक्लूडेड होता है। एंड ट्रेवलिंग बाई कैनाल, अगर आप कैनाल से जर्नी कर रहे हो चाहे जिस चीज से जा रहे हो तो ये रोड जर्नी ही माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको क्लियर करिए रहेगा एकदम। ठीक है, ये चीज अब है, मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि किसी कार से किसी भी कन्वेंस से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वो एक कन्वेंस उन्हीं में से किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लीजिए 3 लोग और हैं। ये क्या कर रहे हैं कि शेयरिंग में कोई एक तरीके से कार शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये कार है वो किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही है। तो ऐसे केस में कैसे उनको रिइंबर्स किया जाएगा, यही हम देख रहे हैं कि व्हेन 2 और मोर गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रैवल इन ए कन्वेंस बिलोंगिंग टू वन ऑफ देम, मतलब वो जो कन्वेंस है उन्हीं में से किसी एक का है। तो ऐसे केस में जो ओनर होगा उस कार का उसको तो टीए और डीए दोनों मिलेगा, लेकिन अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीए और डीए दो नहीं, मतलब टीए नहीं दिया जाएगा लेकिन उसको डेली अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वजह क्या है कि उसी सिंगल कन्वेंस में, मतलब वो जो कार है इसी में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी गया और साथ ही साथ जो है कि उसके अदर फ्रेंड्स भी गए, अदर एक तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट भी गए। जब जाने का खर्चा इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीए के रूप में गवर्नमेंट ने दे दिया और डीए तो इसकी अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिल जाएगा और उसी को ये भी शेयर करके गए हैं, तो इसीलिए अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है कि टीए नहीं मिलता है और इनको केवल डीए मिलेगा। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, अगर कोई भी प्लेस है वो रेल से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि ए और बी कोई प्लेस है वो रेल से कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उनके रोड माइलेज को रेल माइलेज से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एचओडी ने उनको पब्लिक इंटरेस्ट में रोड जर्नी अलाउ किया है, तो मैंने बताया था कि अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में रोड जर्नी अलाउ किया है तो ऐसे केस में रेल माइलेज नहीं बल्कि क्या मिलता है, रोड माइलेज। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये चीज। ठीक है, तो यहां पर भी वही होगा, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखा जाएगा कि वो जिस प्लेस पे जर्नी कर रहा है वो रेल से कनेक्टेड है कि नहीं। अगर उससे कनेक्टेड है तो उसको जो टीए मिलेगा वो उसकी रेल फेयर के बराबर मिल जाएगा, इंटाइटल क्लास की रेल माइलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एचओडी की परमिशन लेकर के गया हुआ है, एचओडी ने परमिट किया है, तो उसको जो टीए के तौर पे क्या मिलेगा, रोड माइलेज मिल जाएगा, मतलब 24 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिल जाएगा उसको। ठीक है, यही चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि जो इंटाइटलमेंट है वो क्या है। ठीक है, ये चीज, तो इसको ना इंटाइटलमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसे प्लेस है जहां पे गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्ट का रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है और ऐसे प्लेस है जहां रोड ट्रांसपोर्ट का कोई रेट प्रिस्क्राइब ही नहीं है। ठीक है, ऐसे हैं कुछ स्टेट्स हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो है कि रेट प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, बस का, टैक्सी का, ऑटो का। जैसे दिल्ली में आप देखोगे तो रेट प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन बाकी स्टेट्स में आप जाओगे कई जगह तो आपको कोई रेट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से टीए रूल में भी प्रोविजन किया कि ऐसे प्लेसेस जहां पे रेट प्रिस्क्राइब्ड है वहां पे लेवल 14 एंड एबव की इंटाइटलमेंट देखिए क्या है। अगर वो बस से जा रहा है तो ऐसे केस में एक्चुअल फेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ पब्लिक एसी बस, पब्लिक एसी बस मतलब सरकारी एसी बस का एक्चुअल फेयर, ठीक है, जो चार्ज करेगा ये एसी बस वो उसको मिल जाएगा। अगर वो टैक्सी से जा रहा है तो एसी टैक्सी का जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है, प्रिस्क्राइब्ड किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे दिल्ली में देखेंगे तो टैक्सी का रेट फिक्स है ना, फर्स्ट किलोमीटर पे इतना, उसके बाद इतना। ऑटो का रेट फिक्स है, फर्स्ट 1.5 किलोमीटर पे इतना, उसके बाद इतना। तो वही, तो लेवल 14 एंड एबव का अगर वो बस से जर्नी करेंगे तो पब्लिक बस में एसी बस के लिए इंटाइटल्ड है वो भी उसका एक्चुअल फेयर। ठीक है, और वो अगर टैक्सी से जा रहे हैं तो एसी टैक्सी के लिए वो इंटाइटल्ड है। ठीक है, और जो भी प्रेस्क्राइब रेट पे उनको मिलना होगा मिल जाए। लेकिन अगर वो ऑटो से जा रहे हैं
अपनी ओन कार से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, किसी चीज से जा रहे हैं, तो ऐसे में जो ऑटो रिक्शा का प्रेस्क्राइब रेट होता है वो मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये ओन कार जो होता है, ठीक है, ओन कार जो है वो ऑटो रिक्शा की कैटेगरी में आता है और ऑटो रिक्शा का जो रेट होगा वही उनको मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेवल 6 से 13 के लिए जो इंटाइटलमेंट है, सब कुछ यही है। केवल एक चीज है कि इनको एसी टैक्सी ना ही परमिसिबल है, बल्कि नॉन एसी टैक्सी परमिसिबल है। ठीक है, सब यही, मतलब अगर वो पब्लिक बस से जा रहे हैं तो एसी बस से जा सकते हैं, जो भी एक्चुअल फेयर होगा वो मिलेगा। नॉन एसी टैक्सी का जो प्रेस्क्राइब रेट है वो मिल जाएगा, और अगर वो ऑटो ओन कार या स्कूटर से जा रहे हैं तो उनको जो ऑटो का जो फेयर है वो हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, लेवल 4 एंड 5 का एक्चुअल फेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस, मतलब ये नॉन एसी जो है कि बस के लिए इंटाइटल्ड है, किसी भी टाइप का बस हो। जैसे देखते हैं डिलक्स और ऑर्डिनरी बस तमाम तरह के चलते हैं ना, तो किसी भी टाइप का बस हो, बस वो नॉन एसी होना चाहिए। और वो अगर ऑटो से ओन कार या स्कूटर से जा रहे हैं तो जो ऑटो का प्रिस्क्राइब रेट है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, लेवल 3 एंड बेलो के इंटाइटलमेंट है, इनको केवल ऑर्डिनरी पब्लिक बस अलाउड है, नॉन एसी। यहाँ था एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस, यहाँ ऑर्डिनरी पब्लिक बस, उसका जो एक्चुअल फेयर होगा वो मिलेगा। और अगर ऑटो से जा रहे हैं तो प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ ऑटो। ठीक है, तो हल्का सा इसको नजर मान लीजिएगा। खासकर इसमें ये जरूर देखिएगा कि किसको जो है एसी टैक्सी किसको अलाउड है, लेवल 14 एंड एबव को। लेवल 6 से 13 तक नॉन एसी टैक्सी इनको अलाउड है, लेकिन नॉन एसी। लेकिन लेवल 4 एंड उसके बिलो को टैक्सी अलाउड ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज इनको ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे प्लेसेस जहां पे कोई रेट प्रिस्क्राइब नहीं है, ज्यादातर जगह ऐसा ही है जहां कोई रेट प्रिस्क्राइब नहीं होता, ऐसे केस में अगर वो अपनी कार या टैक्सी से जा रहे हैं तो 24 रुपए पर किलोमीटर, जो मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा था। और अगर जर्नी बाय ऑटो या अपने स्कूटर से जा रहे हैं तो 12 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से रिम्बर्स किया जाता है उनको। ठीक है, ये रेट भी 25% इंक्रीज कर जाएगा जब डीए 50% के ऊपर चला जाएगा तो। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इससे थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है। कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं कि जानना जरूरी है यहाँ, जैसे माइलेज रेट फॉर बाइसिकल। अगर कोई भी पर्सन है वो बाइसिकल से अगर जर्नी कर रहा है तो माइलेज रेट क्या होता है, 1.2 ₹1.20 पर किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या पता कई बार फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ ले। ₹1.20 पर किलोमीटर के रेट से बाइसिकल का जो है कि माइलेज रेट दिया जाता है। ये भी रेट 25% इंक्रीज करेगा जब डीए 50% को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो फुल टैक्सी या ओन कार या सिंगल सीट इन टैक्सी के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं था। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि लेवल 5 एंड बेलो टैक्सी के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है, इनको टैक्सी मतलब कार अलाउड नहीं था। ऐसे एम्प्लॉय अगर फुल टैक्सी को या अपनी कार से या टैक्सी में सिंगल सीट लेके जा रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, उनका जो रिम्बर्समेंट होगा वो ऑटो फेयर के जो है कि फेयर के हिसाब से उनको रिम्बर्स किया जाएगा। ठीक है, एक चीज और बोली गई है, जो शेयरिंग वाला था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कई सारे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ कार को शेयर कर रहा था, तो जरूरी नहीं है कि वो जो कार स्कूटर या मोटरसाइकिल है जो शेयर किया जा रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम पे ही रजिस्टर्ड हो। वो किसी और के नाम पे, उसके फ्रेंड का है, ब्रदर का है, फैमिली मेंबर का है, तब भी उसको मिल जाता है। ठीक है, रोड माइलेज तब भी क्लेम कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उसी के नाम पे वो कार रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर टांगा से जर्नी करता है, साइकिल रिक्शा से जर्नी करता है या मैन ड्राइवन रिक्शा से जर्नी करता है, तो ऐसे केस में उसकी जर्नी को स्कूटर या ऑटो या मोटरसाइकिल के बराबर माना जाता है, और जो एक तरीके से ऑटो का जो रेट है उसके हिसाब से उसको माइलेज रेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई टांगा से, साइकिल रिक्शा से या मैन ड्राइवन रिक्शा से ट्रेवल करता है तो उसे
ऑटो का जो फेयर होगा उसके हिसाब से उसको रोड माइलेज दिया जाता है। ठीक है, ये चीज। अब अगर कोई टैक्सी है या ऑटो है, वो एक से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा शेयर कर लिया जाए, प्राइवेट टैक्सी ऑटो, ठीक है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि उसमें से किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही वो कार था, तो ऐसे केस में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल टीए मिल रहा था, बाकियों को टीए मिल ही नहीं रहा था। लेकिन ये कोई प्राइवेट टैक्सी है या ऑटो है, इसको कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयों ने मिलकर के शेयर कर लिया, हायर कर लिया। ऐसे केस में क्या मिलेगा? ऐसे केस में जैसे मान लीजिए उसने 1,000 रुपए लिए, 4 लोगों ने शेयर किए, तो वो क्या होगा, 250 रुपया पर शेयर आ जाएगा। तो उनकी जो है कि शेयर्ड वैल्यू निकाली जाएगी, और उनका जो एक तरीके से प्रेस्क्राइब रेट पे इंडिविजुअल का क्या आएगा अमाउंट, ठीक है, और उसका हाफ निकाला जाएगा। दोनों में से जो कम होगा वो उनको दे दिया जाएगा। कहने का मतलब 1,000 में अगर उसको उन्होंने शेयर किया, 4 लोग थे, तो पर शेयर वैल्यू जो आई 250 रुपए आई। अब अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अकेले देख निकाला जाएगा कि अकेले अगर वो गया होता तो इस टैक्सी ऑटो से उसकी इंटाइटल क्या होती, रोड माइलेज निकल के मान लीजिए 600 रुपए आ रहा, तो इसका आधा करेंगे, 300 आएगा। इन दोनों में जो कम होगा वो उनको रिम्बर्स किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी हाल में मैक्सिमम उनका जो प्रिस्क्राइब इंटाइटलमेंट है उसके हाफ से ज्यादा उनको नहीं मिल सकता। ठीक है, ये चीज है। अब अगर कोई ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी चार्टेड बस को हायर कर ले रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चार्टर्ड बस को वो शेयर करके जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पे जो प्लेसेज रेल से कनेक्टेड है तो पता ही है उनकी जो इंटाइटल रेल फेयर होती है वो उनको मिल जाती है। लेकिन ऐसी प्लेसेज है जो रेल से कनेक्टेड नहीं है, ऐसी जगह के लिए वो कर रहे हैं, तो उनका जो एक्चुअल शेयर होगा उसको उस रूट पे चलने वाला जो रेगुलर बस है, मतलब कि रेगुलर बस जो उस रूट पे चलता है उसके फेयर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब वही बस टिकट को अगर कैंसिल किया गया, तो मैंने बताया ही था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिलेशन है तो कैंसिलेशन चार्ज अलाउड होता है। रोड माइलेज अलाउंस विल बी एडमिसिबल फ्रॉम ड्यूटी पॉइंट रेजिडेंस एट हेडक्वार्टर टू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये जैसा कि मैंने बताया था ना कि अगर कोई अपनी रेजिडेंस से रेलवे, एयरपोर्ट या बस स्टैंड जाएगा, यहां से रेलवे, एयरपोर्ट या बस स्टैंड जाएगा यहां तक का, और यहां से जो एक तरीके से उसका ड्यूटी पॉइंट है, ये पूरा का पूरा उसको रोड माइलेज में मिलता है। ये चीज मैंने रेल माइलेज पढ़ाते समय बताई थी। इसके बाद का जो चीजें लोकल जर्नी के लिए मिलती है वो डेली अलाउंस में मिलती है। ठीक है, यही चीज। दिल्ली में एक प्रीपेड टैक्सी सर्विस चलती है, एयरपोर्ट वगैरह पे आप देखते हैं, ये दिल्ली पुलिस की सर्विस होती है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका रेट भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो प्रीपेड टैक्सी से आपने ट्रेवल किया है तो जो भी चार्ज किया है उस प्रीपेड टैक्सी ने वो फुल में आपको रिम्बर्स होगा। ठीक है, बस उसका बिल देना पड़ता है, वो बिल देते हैं और जो भी क्लेम मतलब एक्चुअल जो उन्होंने चार्ज किया वो पूरा का पूरा जो है कि रिम्बर्स होता है। दिल्ली में पहले व्हाइट लाइन बसेज चलती थी, अब तो उतनी नहीं दिखती है। इनको भी टीए के पर्पज के लिए पब्लिक कन्वेंस ही माना जाता था। अगर कोई इनसे जर्नी करता था तो उनको क्या है कि इस चीज का रिम्बर्समेंट दिया जाता था। ठीक है, अब अगर कोई मान लीजिए कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है, उसमें अगर स्लीपर सीट अवेलेबल है तो उसका भी रिम्बर्समेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट की, प्राइवेट की नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज हैं उसमें स्लीपर सीट है, तो उससे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बस जर्नी कर रहा है तो उसका रिम्बर्समेंट किया जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू रेल फेयर वेयर प्लेसेज आर कनेक्टेड बाय रेल। जो मैंने बताया था ना कि अगर प्लेसेज कनेक्टेड बाय रेल है तो उसके जो रोड माइलेज है उसको रेल फेयर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ये छोड़ देते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये चीज।
अब अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो टूर पे जा रहा है और इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑफिशियल कार अलाउ किया गया कि आप क्या करो, स्टाफ कार लेके जाओ टूर पे, ऑफिस के द्वारा इन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या टीएडीए मिलेगा, हम वही देखेंगे। ठीक है, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑफिशियल टूर अलाउ किया गया लेकिन स्टाफ कार के द्वारा। तो ऐसे केस में बोला गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको टूर पे भेजा जा रहा है और स्टाफ कार परमिट किया गया है उसको, साथ में अगर वो अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, अकेले लेके जाएगा, तब क्या होगा, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी टीए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको तो स्टाफ कार प्रोवाइड कर दिया गया और डीए उसका जो है कि टीए नहीं मिलेगा और डीए जो है उसकी अपनी इंटाइटलमेंट के हिसाब से उसको मिलेगा। लेकिन अगर वो साथ में अपनी फैमिली को लेकर के गया, तो ऐसे केस में क्या करेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, स्टाफ कार को हायर करने का चार्ज पे करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि इसके हिस्से का तो पैसा गवर्नमेंट ने खुद ही काट लिया, इसको टीए नहीं दे रही। ठीक है, तो स्टाफ कार का हायर चार्जेज होता है, जो है अमाउंट फिक्स होता है। उस चार्जेज के हिसाब से क्या होगा कि वो अपनी फैमिली मेंबर का स्टाफ कार का हायर चार्जेज गवर्नमेंट को पे करेंगे, अपने रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, केवल फैमिली मेंबर के। मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसके 2 फैमिली मेंबर साथ में ट्रेवल किए, तो वो 2 फैमिली मेंबर का स्टाफ कार हायर चार्जेज जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा उनको। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यह माना जाता है कि उन्होंने फ्री कन्वेंस की सर्विस अवेल की, क्योंकि स्टाफ कार को ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया गया, इसीलिए उनको कोई भी माइलेज अलाउंस जो है कि प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा कि अगर स्टाफ कार प्रोवाइड किया गया है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिस के द्वारा ही जब गाड़ी प्रोवाइड कर दी गई तो किस बात का रोड माइलेज। लेकिन अगर फैमिली को वो साथ में लेके जा रहे हैं, तो अपनी फैमिली को ले जाने का जो हायर चार्जेज है वो उन्हें ऑफिस को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। लास्ट बात ये बोली गई, तो जर्नी बाय जो रोड होता है उसमें जैसे 1.3, 2.8, 4, 4.3 ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसा नहीं कि ये फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे यहीं पे, नहीं, इनको पहले टोटल करेंगे। जैसे 8, 3, 11, 3, 14, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 8.4। इसको इंडिविजुअल पार्ट में फ्रैक्शन को इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन टोटल करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसमें से फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब 8.4 को 8 किलोमीटर मान के जो है कि कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसको जो है कि जानना जरूरी है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में यही करते हैं कि सी जर्नी हमने देख लिया और जो है कि रोड जर्नी देख लिया। अगली क्लास में हम एयर जर्नी देखेंगे और डेली अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।